नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का एसएफ क्लासेस के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। मॉडल पेपर हमारा बुक का आपको लोगों को अवेलेबल हो ही गया होगा। उसका जो मॉडल पेपर थर्ड था, उसका हमने पार्ट ए में जो 81 से 100 क्वेश्चन तक कल आप लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया होगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका हमने सोल्यूशन करा दिया था। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसको कि दो पार्ट में ज़्यादा बांट दिया जाए। ज़्यादा लंबे वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो आज हम जो सोल्व करेंगे ना दोस्तों, 101 से लेकर 120 तक के जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में हम डिटेल से इंक्वायरी या डिटेल से स्टडी करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ये सेक्शन 299 के बारे में पूछ रहा है कि अनुसार नगर पालिका की शक्तियों के संबंध में कौन सा शक्तियाँ सही है। बेसिकली देखो, आप लोग इसके क्वेश्चन देख सकते हो। इसका मैं अब आंसर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा सेक्शन 298 या सेक्शन 299, ये सब संबंधित है किसकी? नगर पालिका की अभियोजन की पावर की। अभियोजन या प्रोजिक्यूशन, आप लोग अभियोजन का मतलब समझते हो। देखो, इस एक्ट में नगर पालिका का जो एक्ट है, कई जगह पर ऐसा है ना, इस एक्ट के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है। कई 6 महीने का, कई साल भर का, कई 2 साल का, कई जुर्माने का। तो उसको कैसे करेंगे? मान लो किसी ने कोई एक्ट का उल्लंघन कर दिया, एक्ट का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। अब इस उल्लंघन पर क्या कुछ सजा का प्रावधान है? सजा का प्रावधान, तो सजा नगर पालिका थोड़ी दे सकती है, सजा तो कोर्ट देगा। तो कोर्ट में केस करना पड़ेगा एक तरह से। अभी जो अभियोजन का मतलब कुछ नहीं है, कोर्ट में केस चलाना पड़ेगा नगर पालिका को, उसके उस जिस आदमी ने उस एक्ट का उल्लंघन किया, ताकि उसको सजा मिल सके। तो इस प्रकार से अभियोजन के तो किया जा सकता है। लेकिन जो 299 में ये है कि भाई कई बार क्या होता है, देखो समझौता हो जाता है। मान लो जिसने उल्लंघन किया, वो मान लो जो गवर्नमेंट का जो भी नियम है या फिर एक्ट में जो भी मुआवजा वगैरह है, जुर्माना है, उसको देके अगर वो समझौता करना चाहता है तो इसके तहत समझौता कर सकते हैं। भाई कोई भी देखो, भारत में जो सिस्टम है ना न्यायिक प्रणाली का, वो समझौते के बेस पे है। मतलब समझौता अलाउड होता है हर जगह, मोटा मोटी वो जो सख्त जघन्य अपराध होते हैं जैसे मर्डर वगैरह, इनमें जरूर समझौता अलाउड नहीं होता। नहीं तो बाकी अधिकांश मामलों में खुद गवर्नमेंट या संविधान भी ये चाहता है कि भाई कम से कम केसबाजी हो, समझौता हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। लोक अदालत वगैरह आपने सुना होगा। तो अगर कभी भी लगता है कि दोनों पार्टियां राजी हो जाए, नगर पालिका भी समझौते के लिए तैयार है और जिसने उल्लंघन किया वो भी समझौते के लिए तैयार है, तो वापस से इस केस को वापस लिया जा सकता है। तो 299 में दोस्तों ये क्वेश्चन में हमारा यही था कि नगर पालिका की राय में कोई अपराध दंडनीय है और वो समझौता कर लेती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई दो पार्टी में समझौता हो जाता है तो आगे फिर कानूनी कार्रवाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, नगर पालिका कानून के अधीन बनाई गई विधियों के अधीन अभियोजनों को वापस ले सके। बिल्कुल सही है। नगर पालिका क्या होती है, कई बार बायलॉज बनाती है। देखो, एक्ट बड़ा होता है, लॉ होता है एक। तो नगर पालिका सबसे पहले तो देखो, नगर पालिका का एक्ट 2009 है जो हमारे सिलेबस में। लेकिन क्या होता है ना, कई बार इस एक्ट को और डिटेल में लागू करने के लिए हर नगर पालिका अपने यहाँ पे अलग अपना अपना बायलॉज बना सकती है। कई मामलों में बने हुए हैं, जैसे कि एक तो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, भवन निर्माण की बिल्डिंग बायलॉज, भवन निर्माण की प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये सब बिल्डिंग बायलॉज में दी होती है। या नगर पालिका स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार मॉडल बायलॉज जारी करती है, लेकिन नगर पालिका चाहे तो अपने स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार वहाँ की लोकल जो आवश्यकता है उसके अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तो अगर बायलॉज की तरफ भी कोई केस किया गया तो उसको भी वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, केस वापस लिया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा सी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि यदि कोई नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थिर बाजार दुकानों के आगे फुटपाथ पर कोई अतिक्रमण कर लेता है या अस्थायी अतिक्रमण कर लेता है तो उस पर जुर्माना कितना है? इसकी सिंपल सी बात है, आप सब लोगों ने देखा होगा, ये दुकान होती है, दुकानदार दुकान में सामान कम रखता है और इसके बाद ये जो रोड है, ये रोड पे ज़्यादा सामान रखता है। देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा यार, रोड पे यहाँ पर आदि तक तो हर दुकानदार अपना सामान आगे रखता है। बिल्कुल नाली के बाद भी जो रोड पे सामान जमा ही रखता है। तो इस संबंध में है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई सामान रखे टेम्परेरी, ये कोई परमानेंट नहीं होता। देखो, ये कोई परमानेंट अतिक्रमण नहीं होता, ये तो टेम्परेरी होता है। सामान उठाया, रात को वापस जमाया, दुकान में बात खत्म होगी। तो ऐसी स्थिति में इन पर भी नगर पालिका को जुर्माना लगाने का पावर है 500 रुपये तक। कितने रुपए तक जुर्माना लगाने का है? 500 रुपये तक। तो ये पूछ रहा है अमाउंट कि कितनी अमाउंट तक नगर पालिका जुर्माना कर सकती है। इसमें नगर पालिका भी कार्रवाई कर सकती है, पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के लिए पुलिस एक्ट होता है, उस पुलिस एक्ट में भी कई जगह प्रावधान है इस संबंध में।
तो नगर पालिका भी कार्रवाई कर सकती है, और पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस के मैनेजमेंट होता है ना, उसके लिए पुलिस को भी पावर दी गई है। तो हम तो नगर पालिका के बारे में पढ़े, तो नगर पालिका को 500 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालती शक्तियां दी जाती है? सिविल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आप लोगों ने कहीं में तो पढ़ा होगा, मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखो 317 में क्या होता है? 317 में राज्य सरकार जांच कर सकती है, यही तो बात है। स्टेट गवर्नमेंट किसी अथोराइज किसी ऑफिसर को अपॉइंट करती है, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करती है। मान लो समझ कोई नगर पालिका है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ फाइल वगैरह कुछ भी मैटर हो सकता है। अब सपोज करो राज्य सरकार चाहती है कि उसकी जांच कराए, तो राज्य सरकार क्या करेगी? एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है, ये ऑफिसर इस जांच करेगा इसकी। अब जांच कब करेगा? जब इसके फाइल वगैरह होगी, इसको कुछ पावर दी होगी ना। अगर ये अधिकारी को केवल अपॉइंटमेंट कर दिया, लेकिन ये अगर इस ऑफिस से नगर पालिका से फाइल मंगाई, ये ऑफिस वाले फाइल नहीं भेजे, या फिर कोई और समन करके बुलाए किसी को गवाही के लिए, किसी को बयान के लिए, लेकिन सामने वाले आए नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस ऑफिसर को कुछ पावर दी जाती है। बेसिकली वो सीआरपीसी की तरफ पावर दी जाती है, ताकि है ना एक तरह से सिविल कोड की पावर दी जाती है। ये आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, जैसे राज्य महिला आयोग को भी कुछ पावर दी जाती है ताकि वो अपनी कार्रवाई कर सके। कहते हैं इनको ये अर्ध न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। इसका क्या मतलब होता है? इनका यही मतलब होता है कि उनको अपने नीचे जो अधिनियम जांच करने के लिए फाइल वगैरह तलब करनी होती है, वो कर सकते हैं। तो जैसे राज्य महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन सबको ही पावर है, सीआरपीसी एक्ट के तहत पावर दी जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो 901 है, उसके पावर दी जाती है उसको, ताकि वो फाइल वगैरह को तलब कर सके, गवाहों को तलब करके उनके बयान लिखित कर सके, ताकि तभी तो कुछ निर्णय में पहुंचेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नगर पालिका को पुनर्गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा? ये तो मैंने 1000 बार बता दिया। ये केवल नगर पालिका की बात नहीं है, कोई भी पद खाली हो जाए, नगर पालिका ही नहीं, सपोज करो एमएलए का पद खाली हो गया, सपोज करो एमपी का पद खाली हो गया, तो जब भी कोई ऐसी चीजें को जिसका पद खाली हो जाता है, सपोज करो नगर पालिका किसी प्रकार से विघटित होगी, तो उसका 6 माह के भीतर कितने का टाइम का नियम दोस्तों? 6 मंथ का नियम होता है। 6 महीने के भीतर इलेक्शन करा के उस सीट को, उस वैकेंसी को बनना अनिवार्य होता है। यह 6 माह का सिस्टम सब जगह लागू है, अधिकांश जगह भारतीय संविधान में 6 माह को ही अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की तरफ। ये राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के कथन का चुनाव करना है। तो इसको एक बार आप पढ़िए और इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। तो अब मैं इसको सबसे पहले तो इसको आपको सही आंसर तो होगा हमारा डी। देखो ऑल कैसा होगा? पहला बिंदु क्या कह रहा है? पहला बिंदु कह रहा है कि जैसे कि कोई निविदा हुई, निविदा मान लो उसकी कंप्लीट होगी, तो आप कब कितने दिन के भीतर वर्क ऑर्डर देना पड़ेगा? तो इसका लिमिट कितनी है? 7 दिन के भीतर होती है। भाई जानबूझ के लेट क्यों? टेंडर क्यों निकालते हैं? कुछ चीज खरीदना है हमको, कोई भी संस्था, गवर्नमेंट संस्था टेंडर क्यों जारी करती है? कुछ चीज खरीदनी है, तो उसको जल्दी से जल्दी खरीदनी पड़ेगी, लेट क्यों करेंगे? तो जैसे टेंडर हो जाए 7 दिन के भीतर टेंडर की जांच करके वर्क ऑर्डर दे दो सामने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि वो उस चीज की सप्लाई कर सके। इसलिए यहाँ पर 7 दिन का टाइमलाइन फिक्स की गई है। 7 दिन से ज्यादा उसको लेट नहीं करना। क्रय अधिकारी को अपना निर्णय प्रदान की अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर देगा, ये भी ठीक है। जो अधिकारी होता है, जो परचेजिंग ऑफिसर होता है, उसको मान लो उसने टेंडर किया, अब वो टेंडर सही हुआ नहीं या उसमें रेट आई नहीं आई, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये जो रेट आई है वो बिल्कुल सही है। टेंडर मान लो सब 100 रुपए का होता है कई बार, लेकिन सामने वाले ने रेट बढ़ दी 110 रुपए। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो जो ऑफिसर होता है, परचेजिंग ऑफिसर, उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि जो टेंडर रेट वगैरह आई है वो सही आई है, लेकिन ऐसा नहीं फिर अनलिमिटेड टाइम तक ले। वो उसको क्या करना पड़ेगा? 7 दिन के भीतर डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि जो रेट आ रही है वो सही है। अगर उसको नहीं जमा और लगाई जो टेंडर में रेट है वो ज्यादा हाई है, तो दोबारा भी रीटेंडर किया जा सकता है। आपूर्ति के निरीक्षण के लिए उठाए गए वस्तुओं के नमूने 10% से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वस्तुओं की सप्लाई होगी तो कम से कम जो 10% नमूने उठा के उनकी गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, ताकि उससे क्या हो, वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 100 लाख से अधिक के सामान के क्रय करने के लिए क्या समय सीमा है? ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखो ये उसी का जो 1974 का क्रय का रूल है, परचेजिंग रूल है, उसी का पार्ट है। उसके तहत पूछा जा रहा है कि अगर कोई मान लो नगर पालिका 1 करोड़ से अधिक का सामान परचेज करनी है, तो कितना दिन का टाइम मतलब उसको दिया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों।
तो इसमें मैं बता दूं, इसमें पूरी एक टेबल दी रखी है, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। ये रूल 4 है, कितना है? रूल 4 है। रूल 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को इस 1974 के रूल में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली बात है, एक वो जो प्रशासनिक स्वीकृति देने वाली बात। जैसे सर नगर पालिका के मामले में ईओ को 1 लाख की, चेयरमैन को 25 लाख तक की पावर है। नगर परिषद के मामले में कमिश्नर को 2 लाख की और चेयरमैन को, सभापति को 50 लाख तक की पावर है। एक तो वो टेबल रखनी है हमको, एक ये वाली टेबल रखनी है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, 1 लाख तक अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कितने दिन में जाना चाहिए? 7 दिन के भीतर भीतर कार्रवाई जानी चाहिए। 1 से 10 लाख है तो कितना दिन? 10 दिन की टाइमलाइन पालन होना चाहिए। 10 लाख से 1 करोड़ तक या 100 लाख तक है तो 15 दिन के भीतर भीतर कार्रवाई हो जानी चाहिए दोस्तों। और अगर 1 करोड़ से अधिक का मामला है, मोर देन 1 करोड़ है, तो इसके लिए कितना दिन का टाइमलाइन है? 30 दिन का टाइमलाइन है। ये आप लोगों को सबको अच्छे से याद होना चाहिए, इस वाली को टेबल को रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 डे। और ये कहाँ पे है? ये प्रोजेक्टिंग रूल 4 है। ये प्रोजेक्टिंग रूल 4 की टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 करोड़ पूछा है यहाँ पे, 40 लाख पूछ ले, 20 लाख पूछ ले, 80 लाख पूछ ले, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको सही कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीठासीन अधिकारी से क्या अभिप्रेत है? तो सिंपल सा ये हमारा कायम आ जाएगा कार्य संचालन नियम 2009। भाई जो ये हमारा कार्य संचालन नियम है ना, उसी के बारे में बात हो रही है, बैठक के बारे में। कार्य संचालन नियम हम सबको पता है, मीटिंग होती है बीच बीच में, बैठकें कई प्रकार की होती है। लेकिन हम सामान्य साधारण बैठक की बात कर ले, 60 दिन में कितनी बार होती है? 60 दिन में 1 बार होती है। वर्ष में कितनी बार होती है? 6 बार होती है। सिंपल, न्यूनतम 6 बार होनी चाहिए, ज्यादा कितनी बार हो सकती है? तो अब ये जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जैसे विधानसभा में अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऐसे भी यहाँ पर मीटिंग को कोई तो हेड करेगा, कोई तो उसको रेगुलेट करेगा। तो उसके लिए जो होता है अध्यक्ष, उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कहते हैं दोस्तों। तो ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ये पीठासीन अधिकारी सामान्यतः चेयरमैन होता है। चेयरमैन होता है, चेयरमैन नगर पालिका में। नगर परिषद में ये सभापति हो सकता है, प्रेसिडेंट। और निगम में कौन होगा? मेयर होगा। लेकिन सपोज करो किसी कारण से अगर चेयरमैन उस टाइम मीटिंग में नहीं आ पाता, या सभापति या महापौर मीटिंग में नहीं आ पाता, तो जो डिप्टी किसलिए बनाते हैं? उप क्यों बनाते हैं? भाई उप का काम ही यही है, जब मेन ना हो तब उसका काम करना। तो वाइस चेयरमैन पीठासीन अधिकारी होगा, या वाइस मेयर या डिप्टी मेयर हो जाएगा, उप महापौर। अगर मान लो सपोज करो ये भी नहीं है, फिर आप समस्या पैदा होगी। भाई चेयरमैन के बाद तो वाइस चेयरमैन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वाइस है ही इसलिए कि ताकि इसका काम कर सके। तो ऐसी स्थिति में फिर जो मीटिंग में बैठेंगे ना सदस्य, वो आपस में निर्णय लेके एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं हो सीनियर आदमी हो, सबसे सीनियर, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं वो डिसीजन लेंगे कि भाई हम 30 लोग हैं, 30 में से ये आदमी पीठासीन अधिकारी बनेगा आज की मीटिंग का। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें। पीठासीन अधिकारी से क्या अभिप्रेत है? अध्यक्ष होता है ये, बिल्कुल। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होता है क्या? बिल्कुल होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई वरिष्ठतम नहीं होता दोस्तों। वरिष्ठतम नहीं होता कोई भी। अगर कोई वरिष्ठतम की जगह कोई भी आ जाता तो कोई भी बन सकता है, जो वो बहुमत से निर्णय करे। जो वहाँ लोग जो मीटिंग में उपस्थित हैं वो डिसीजन मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे कि भाई ये पीठासीन अधिकारी होगा, उसका एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताओ, सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं पद की शपथ के लिए। जो पद की शपथ के बारे में, प्रत्येक सदस्य कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर के समक्ष शपथ लेगा और पहली बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर। तो मैं उसको बता दूं, देखो कोई भी नगर पालिका है, सपोज करो इसमें 40 वार्ड है, तो जाहिर सी बात है 40 वार्ड है, 40 मेंबर बनेंगे। एक वार्ड से एक व्यक्ति बनता, उनमें से कोई एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा। लेकिन आप सब लोग जानते हो, जब तक हमारे सिस्टम में, जो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में, जब तक कोई भी आदमी चुनाव जीतने के बाद शपथ नहीं लेता, तब तक एक तरह से वो पद पे नहीं रहता है, यही माना जाता है। जैसे लोकसभा में सांसद, विधायक, सब लोगों को शपथ लेनी पड़ती है संसद, संविधान की या जो अपने अपने पद की। तो इन सबको क्या करनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। और किसके सामने लेगा शपथ? कौन दिलाएगा? तो अभी इसमें जिला कलेक्टर लिख रहा है दोस्तों, पुराने जमाने की बात है ये। वर्तमान टाइम में ये है एक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, किसी को भी कर सकती है, उसके सामने शपथ लेना पड़ेगा। पर सामान्यतः जो परंपरा है और अपॉइंट कर रखा है वो एसडीएम को कर रखा है, उपखंड मजिस्ट्रेट को। जितने में नगर पालिका में चुनाव होते हैं सबको शपथ कौन दिलाता है? एसडीएम दिलाते हैं। लेकिन अगर एसडीएम की जगह ये पूछे कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, हाँ बिल्कुल सही बात वही होगी, चाहे एसडीएम के अलावा और को भी अपॉइंट कर सकती है।
लेकिन कितने दिन के भीतर भीतर? एक दिन नहीं दोस्तों, एक मंथ के भीतर भीतर। ऐसा नहीं पे अनलिमिटेड टाइम तक आप शपथ नहीं लो, आज चुनाव आज जीत गए लेकिन अब आप शपथ नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक महीने तक आप शपथ नहीं लोगे तो आपकी सदस्यता जा सकती है, आपकी जो मेंबरशिप है ना, जीते हो चुनाव, वो रद्द हो सकती है। तो इसमें गलत है, कलेक्टर के सामने नहीं होता दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सामने होता है, जो कौन होता है वर्तमान टाइम में एसडीएम होते हैं। पहली बैठक की तारीख से 15 दिन नहीं होता दोस्तों, कितना दिन होता है? 30 डे होता है। बैठक से 30 दिन की फर्स्ट मीटिंग के बाद 30 दिन के भीतर भीतर शपथ लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। 109 क्वेश्चन, हमारा कार्य संचालन नियम कितना है? 2009 है। यह तो बहुत अच्छा कार्य संचालन रूल, काफी अच्छा है, मजा भी आता है पढ़ने में। तो बैठक सामान्यतः 60 दिन में एक बार हो गई, बिल्कुल सत्य बात है। बैठक सामान्यतः 60 दिन में एक बार होगी, न्यूनतम 6 बार होनी चाहिए। सामान्य बैठक की बात कर रहा है तो ये सही बात है। बैठक की अध्यक्षता ईओ करेगा क्या? अभी तो बताया कौन करेगा। बैठक की अध्यक्षता ईओ नहीं करता, बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन नहीं रहो तो वाइस चेयरमैन होता है। अब वो दोनों नहीं रहो तो जो उपस्थित लोग हैं ना, किसी भी मेंबर को बना सकते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। साधारण बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। भाई जिला कलेक्टर के पास एक ही काम है क्या? जिला कलेक्टर कार्यालय में क्यों आयोजित की जाएगी? हर व्यक्ति हर संस्था की बैठक अपने ऑफिस में आयोजित की जाती है। तो सामान्यतः बैठक कहाँ होती है? नगर पालिका में ही आयोजित की जाएगी। नगर पालिका में आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर का कोई लेन देन नहीं, वहां जाएगी कोई बैठक करोगे, नगर पालिका में मीटिंग होगी। पर नगर पालिका में कई बार हॉल नहीं होते, तो हो सकता है कि उसी सिटी का कोई जिसके पास कोई मीटिंग हॉल हो, कोई पंचायत समिति में मीटिंग हॉल हो या कहीं और हो, तो वहां भी मीटिंग हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि वहीं पर नियम नगर पालिका की बिल्डिंग के भीतर ही मीटिंग हो। कहीं भी हो सकती है, पर ये नहीं है कि वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ जाकर मीटिंग करोगे। कहीं भी हो सकती है जहाँ पर मीटिंग हॉल हो, चाहे कोई सामुदायिक भवन हो, तो वहाँ भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेजोल में भी हो सकती है, तो वो सिटी में ही होती है सामान्यतः, बाहर दूसरे शहरों में क्यों आयोजित की जाएगी? तो ये बिल्कुल गलत बात है। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। बैठक की गणपूर्ति कोरम के लिए संपूर्ण संख्या की कम से कम 1/3 सदस्य की उपस्थिति होती है दोस्तों। तो ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, तो पहला सत्य है। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आंसर हो जाएगा। फोर्थ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संख्या नहीं, संपूर्ण संख्या का 1/3 नहीं होता, ये निर्वाचित सदस्यों का 1/3 होता है। अगर 1/3 लोग उपस्थित हो तो कोरम पूरा माना जाता है। कोरम आप लोग समझ गए होंगे। कोरम का सीधा सा मतलब है मीटिंग शुरू होने के लिए न्यूनतम कितने आदमी चाहिए। जैसा अपन दोस्तों का आपस में दोस्तों की मीटिंग बुलाए, कुछ डिस्कस करना है, अपन को कोई डिसाइड करना है। 10 दोस्त है, 2 ही दोस्त आए तो हम इंतजार करते हैं कि और बाकी को आने दो, तब मीटिंग शुरू करेंगे, तब कुछ बातचीत शुरू करेंगे। ऐसा ही होता है यहाँ पर। सपोज करो 30 टोटल सदस्य है किसी नगर पालिका में। अब मीटिंग में 4 ही लोग आए, ये 4 लोग में भी बहुमत कितना होगा? 2 होगा। बहुमत तो हमेशा 50% होता है जो उपस्थित होता है उसका। तो 2 लोग पूरे 30 का निर्णय कर लेंगे यार, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोरम बना रखा कंसेप्ट, कोरम का कंसेप्ट बना रखा है भाई कितना? इस 30 का 1/3 न्यूनतम, मतलब 10 लोग आएंगे तब जाके मीटिंग शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं 2 लोग आगे तो मीटिंग शुरू कर लो। यही पार्लियामेंट में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। संसद भवन में, लोकसभा में, सब में होता है। वहां पर कितना परसेंट नियम है? 10% का नियम है। अगर लोकसभा में 10% सदस्य उपस्थित होते हैं तब जाके क्या होती है, वो मीटिंग शुरू करता है। लोकसभा अध्यक्ष वहां जाके कुर्सी पर बैठता है, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। तो ये कोरम का मतलब होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली वे हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल नहीं है? हृदय योजना छोटी सी योजना है, एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए दोस्तों। हृदय स्कीम, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो देखो अधिकांश बार आप देखोगे किसी भी स्कीम के नाम से उसका काम स्पष्ट हो जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट हो जाता है। क्या फुल फॉर्म है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसका नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो ऐतिहासिक शहर है ना, हेरिटेज सिटी, इनको क्या करना है? इनको डेवलपमेंट करना है। तो भारत में ऐसे कई सारे ऐतिहासिक शहर हैं, जैसे कि मथुरा, जैसे कि गया, जैसे कि कांची, जैसे कि अमृतसर, ऐसे जैसे कि राजस्थान में अजमेर, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक शहर हैं। इन शहरों का क्या करना है? हमको डेवलपमेंट करना है, तो इनको अलग से फंडिंग दो। यहाँ पर कई सारे धार्मिक टूरिस्ट लोग वगैरह आते हैं, तो उनकी सुविधा चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा वहाँ पर शहरों के डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए ही भारत सरकार द्वारा 2015 में यह हृदय योजना लाई गई। इस योजना के तहत टोटल 12 शहरों का चयन किया गया।
दोस्तों मैंने कभी और जगह नहीं कहा कि आप सब योजनाओं का, सब सिटी का नाम याद रखें, अमृत वगैरह में संभव भी नहीं है, लेकिन यहाँ केवल 12 सिटी हैं, तो आपको ये हृदय योजना के 12 सिटी जबानी याद होनी चाहिए। छोटी सी योजना है इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा कि 12 में राजस्थान का एक ही है, कौन सा है बताओ? अजमेर है। क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट, अब आप लोग समझ जाओ डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कोई भी सिटी का डेवलपमेंट कैसा होता है? रोड बना दो, फुटपाथ बना दो, रोड लाइट लगा दो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, कोई नदी है वहाँ पे मान लो नदी में स्नान करने आते लोग तो वहाँ घाट वगैरह बड़े बना दो, सौंदर्यीकरण कर दो, पुताई करा दो, ये सब काम होता है डेवलपमेंट का। और क्या डेवलपमेंट का काम होता है? तो डेवलपमेंट का कार्य हो जाएगा। इसमें टोटल कितने थे? 500 करोड़ रुपए दिए गए थे भारत सरकार द्वारा। कितने दिए गए थे? 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, और हर शहर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये पैसा बांट दिया गया। लगभग 40 करोड़ रुपए प्रत्येक सिटी को मिला था। और ये दोस्तों ये योजना समाप्त हो गई है 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को ये योजना समाप्त होगी। बस जो भी कार्य करने थे वो हो चुके हैं, अब इसमें नया कोई कार्य नहीं हो रहा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, 31 मार्च 2019 को ये योजना समाप्त होगी। दूसरी बात, ये जो 500 करोड़ रुपए था वो 100% केंद्र देगा। कौन देगी? 100% केंद्र सरकार देगी दोस्तों। 100% कौन देगा? केंद्र देगा, राज्य को कुछ नहीं देना। तो फिर ये कौन सी योजना हो जाएगी? देखो, भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो स्कीम चलाती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, केंद्र प्रायोजित। इसमें कुछ पैसा केंद्र देता है, कुछ पैसा राज्य देता है, और फिर मिलकर काम होता है। सामान्यतः कितना रेशो? 60 केंद्र देता है, 40 केंद्र देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जितनी भी योजना है हमारे सिलेबस में वो अधिकांश क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है सारी, केवल एक को छोड़ के। कुछ योजना में सारा पैसा कौन देता है? सारा पैसा भारत सरकार देती है, उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें कौन देता है? इसमें 100% जो पैसा है ना वो केंद्र देता है, राज्य को कुछ भी नहीं देना। राज्य जीरो देगा। तो ऐसी योजनाओं को सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो जो हृदय योजना है, हमारे लगभग 8 योजनाओं से 5 योजना भारत सरकार की है, उसमें से एकमात्र योजना ऐसी है जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जिसका मतलब 100% पैसा कौन देगा? 100% पैसा भारत सरकार देगी, राज्य को कुछ भी नहीं देना। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल है? तो गया बिल्कुल है, द्वारिका बिल्कुल है, वाराणसी बिल्कुल है, ये अयोध्या नहीं है, और विशाखापट्टनम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर 2, 4, 5 हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो ये आपको है ना 12 शहरों का नाम याद रखना है, और 12 में से राजस्थान में कौन सा सिटी शामिल है? अजमेर है। अब इसमें कई सारे सिटी शामिल हैं। वेलंकनी है साउथ का, वेलंकनी तमिलनाडु में एक सिटी है जो इस चाहिए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चों में बड़ा सा। क्या और भी कांचीपुरम सिटी है। अमृतसर आप सब लोग जानते ही हो। यूपी में हमारा अयोध्या हो गया, नहीं अयोध्या नहीं सॉरी वाराणसी हो गया, गुजरात में द्वारिका हो गया, राजस्थान में अजमेर हो गया। ऐसे टोटल 12 सिटी हैं। आप इन सब लोगों को इनको जबानी याद होना चाहिए। एक वारंगल है, ऐसे 12 सिटी हैं, आप लोगों को इनको याद होना चाहिए, ओरली एग्जाम में काम आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का लोगो, आप सबने लोगो देखा होगा। एसबीएम का लोगो किसने नहीं देखा बताओ? सबने देखा है। तो क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने क्या किया था? कंपटीशन आयोजित किया था, ओपन कंपटीशन। भाई सब अपना अपना इस योजना के लिए लोगो चाहिए हमको। हर व्यक्ति इसको भेजो, और जो जिसका गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा उसका चुनाव करेंगे, और उसको कुछ पैसा भी इनाम में अवार्ड में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है श्री अनंत खोपलाकल है। बेसिकली ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने जो लोगो बना के भेजा था वो भारत सरकार को बड़ा पसंद आया, और इनको बदले में कुछ पैसा भी दिया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्री अनंत। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त 2021 को समस्त शहरी स्थानीय निकायों में लागू की गई। नवीनतम बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार अधिकतम आयु 60 वर्ष कर दी गई। बजट घोषणा 2023 में इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2025-24 कर दी गई। तो एक बार हम इसके बारे में देख लें। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सिंपल सी बात। तो देखो आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, कोविड-19 के बाद क्या हुआ था? कोरोना की महामारी आ गई थी भारत में, तो लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन की क्या हुआ? लॉकडाउन लगाने से जो डे टू डे के लोग कमाते थे, जैसे चाय की दुकान वाला, कोई ठेला वाला, कोई फल फ्रूट वाला, सब्जी वाला, कोई पेंटर, कोई मोची, कोई जो बार्बर होते हैं नाई लोग वगैरह, वॉशरमैन होता है, प्रेस करने वाले होते हैं, ऐसे बेचारे सब लोगों की क्या हो गई थी? आजीविका समाप्त हो गई थी। इनकी क्या हो जाएगी? आजीविका समाप्त हो जाएगी। इन सब लोगों को आप जानते हो ओवरऑल क्या कहते हैं? स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर, ये सब रोड पे आ गए। अब गवर्नमेंट चाहते हैं कि जैसे लॉकडाउन हटे तो इनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए छोटी मोटी राशि की आवश्यकता होगी। 10,000 20,000 को इनका जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। पेंटर का बिजनेस कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कोई चाय की दुकान वाले का कोई बहुत बड़ा राशि नहीं चाहिए रहती। छोटी मोटी राशि इनको वापस मिल जाए तो ये वापस से क्या कर सकते हैं? अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए क्या किया था, सबसे पहले तो भारत सरकार ने योजना लागू की थी, पीएम स्वनिधि। आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस स्कीम थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत निधि। इसके तहत 10,000 रुपये का लोन दिया गया था। कितने का? 10,000 रुपये का लोन दिया गया था। तो राज्य सरकार क्यों पीछे रहेगी? राज्य सरकार ने कहा हम भी आगे जाएंगे, तो इन्होंने भी क्या कर दी, 2021-22 के बजट में 2021-22 के बजट में घोषणा करी कि हम एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लेके आएंगे, जिसके तहत क्या होगा, ये स्ट्रीट वेंडर को कितना 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। 50,000 तक का इनको लोन दिया जाएगा, वो भी कौन सा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, कोई ब्याज नहीं देगा। ब्याज कौन देगा? ब्याज सरकार देगी दोस्तों। अब फिर मैं एक बार और बता दूं, जो भी लोन की स्कीम होती है ना, सरकारें लोन नहीं देती है, भारत सरकार लोन नहीं देती, राज्य सरकार लोन नहीं देती, लोन तो बैंक ही देता है। ये बस सरकार इसको लोन दिलाने में मदद करेगी, और जो ब्याज बनेगा बैंक का वो स्टेट गवर्नमेंट अपने जेब से इनको भरपाई करेगी। तो एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, दूसरा होगा कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री, कोलेटर का मतलब कुछ भी नहीं होता। जब भी हम बैंक में जाते हैं लोन लेने, बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक में कुछ गिरवी रखना पड़ता है दोस्तों। ऐसा बिना बात ही गवर्नमेंट लोन नहीं देती, बैंक लोन नहीं देता। आप कार लोन लोगे तो कार गिरवी रखेगी, हाउसिंग लोन लोगे तो घर जो आपका है उसको बैंक गिरवी रखेगा, और भी किसी प्रकार का लोन लोगे तो हर चीज के लिए क्या चाहिए, कोलेटर चाहिए। गोल्ड लोन लोगे तो गोल्ड रखेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, स्ट्रीट वेंडर तो होते हैं, इनके पास कहां से इतनी संपत्ति आई? ये तो पहले गरीब है, कोरोना के कारण इनकी जॉब छूट गई या इनका रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल ही, तो अब इनके पास कहां से कोई कोलेटर, कोई गिरवी रखने के लिए सामान आया? तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोलेटर फ्री लोन दिया जाएगा, कोलेटर फ्री लोन दिया जाएगा, किसी प्रकार का गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। दोस्तों शुरुआत में जिसमें एज लिमिट थी 18 से 40 वर्ष के जो स्ट्रीट वेंडर थे, और कितना टोटल 5 लाख लोगों को टारगेट रखा गया था। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये लोन देने का टारगेट था बेसिकली। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये लोन देने का टारगेट था, लेकिन ये एज बहुत कम थी, 40 साल। तो मान लो कोई 50 साल का ठेला चलाता है, उसका क्या होगा फिर? तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आया। अभी भी इसमें 5 लाख है, लगभग 2-2.5 लाख के आसपास ही फॉर्म अब लोगों ने अप्लाई किया है, लोन सेंक्शन हुआ है। तो सरकार ने कहा कि यार ये एज लिमिट बढ़ानी चाहिए। तो बजट 2023-24 में क्या किया, बजट जो लेटेस्ट बजट आया था 2023-24 का अभी फरवरी में, उसमें सरकार ने ये एज लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी, 18 से 60 कर दी। ये लेटेस्ट बजट की अपडेट है, इसको आपको याद रखना है। साथ में इस योजना की डेट और बढ़ा दी भाई। इसमें अब हम क्या करेंगे, अगले साल तक 31 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने भी स्ट्रीट वेंडर ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया योजना के तहत, तो अभी भी मौका है। 31 मार्च 2024 के पहले क्या कर सकता है, वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 2 अमेंड कब किए गए थे, ये बजट 2023-24 में 2 अमेंडमेंट किए गए थे। एक तो एज बढ़ाई, एक टाइमलाइन बढ़ाई। तो जो हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 16 अगस्त 2021 को समस्त शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया। बिल्कुल इसका योजना का नाम ही क्या है, शहरी क्रेडिट कार्ड है। गाँव का कोई लेन देन नहीं है इससे, शहरी नाम है इसका, रूरल का कोई लेन देन नहीं है। गाँव में इसके तहत लोन नहीं दिया जाएगा, केवल शहरों में लोन दिया जाएगा। शहरों में जो ठेले वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर वगैरह होते हैं, उनको लोन दिया जाएगा। नवीनतम बजट घोषणा, बिल्कुल सही बात है। पहले कितनी थी, 18 से 40 वर्ष की लिमिट थी। इस बजट में क्या किया, 18 से बढ़ा के 60 कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। नवीनतम के अनुसार अधिकतम आयु 60 वर्ष कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। बजट घोषणा 2023 में इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2025 नहीं दोस्तों, 31 मार्च 2024 की गई है। 31 मार्च 2024 कर दी गई है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। थर्ड बिंदु हमारा गलत हो जाएगा, पहला और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 112 में सी सही आंसर होगा। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य क्या है, कोई भूखा न सोए। देखो शुरू में क्या हुआ था, कई नगर पालिकाओं ने इसमें यह लिख दिया था भाई कोई गरीब भूखा न सोए। उद्देश्य तो यही है कि गरीब आदमी को खाना मिले, लेकिन बाद में कहा कि गरीब से ऐसा लगेगा कि बाकी लोगों के लिए नहीं है। जबकि सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है ये योजना हर व्यक्ति के इसका लाभ ले। तो कोई भूखा न सोए बिल्कुल सही है। कब लॉन्च की गई थी, तो 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2020 को ये योजना लॉन्च की गई थी। किसके स्थान पर लॉन्च की गई थी बताओ? तो इससे पहले चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। आप लोगों ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की वैन देखी होगी, एक वो भगवा रंग की वैन खड़ी रहती थी चौराहों पॉइंट पे। 2016 में ये योजना शायद 2016-17 में योजना लागू की गई थी, जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी। बाद में इन्होंने सरकार आई तो इसको इन्होंने परिवर्तित किया। यहाँ तो क्या था, वैन या गाड़ी के माध्यम से खाना मिलता था, लेकिन इंदिरा रसोई में तो क्या होता है, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट टाइप होता है ना, वैसे बिठा के आराम से खाना खिलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। लेटेस्ट में देखो, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में मैं क्या चीज बताऊंगा, डिटेल में मैं जो लेटेस्ट 2023-24 में घोषणा की गई थी वो ये, इस बारे में ये मैं बात करूंगा। बजट 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 रसोइयों की घोषणा की गई।
तो मैं इसके बारे में बता दूं, जो इंदिरा रसोई योजना थी ना, इंदिरा रसोई योजना बेसिकली शुरुआत में लागू हुई थी। शुरुआत में तो है ना क्या हुआ था, 213 नगर पालिकाओं में क्या हो गया था, 358 रसोइयाँ चल रही थी। बाद में जो बजट, पिछले साल का बजट आया था, बजट 2022-23 आया था, उसमें ये कहा था क्या करेंगे कि है ना इस संख्या को बढ़ा के कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। इसी की अनुपालना में आप लोगों ने देखा होगा तो सीएम साहब ने जोधपुर से 500 के आसपास और नई रसोइयाँ चालू की थी। तो टोटल कितनी हो गई थी, लगभग 1000 रसोइयाँ हमारी हो गई थी। लेकिन बजट 2023-24 में सरकार ने कहा कि यार ये योजना बहुत अच्छी रही है, काफ़ी सफल रही है, और कई सारे बड़े शहर हैं, कई सारे बड़े कस्बे हैं जो नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी जगह पर भी क्या होना चाहिए, ऐसी जगह पर भी इंदिरा रसोई चालू करनी चाहिए। तो बजट 2023 में घोषणा की गई भाई कि है ना ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी इंदिरा रसोई योजना चालू की जाएगी। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी चालू की जाएगी। टोटल 2000 रसोइयाँ होगी दोस्तों। टोटल कितनी, 2000 रसोइयाँ होगी। इसमें से 1000 तो जो शहरों की पुरानी चली रही है, ये चली रही थी ना 2022-23 के बजट से, और इस बजट में 1000 रसोइयाँ कहाँ खोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में खोलेंगे। और अभी लेटेस्ट की खबर में आपको बता दूं थोड़ा सा, इसको बेसिकली हम कह देंगे इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, रूरल। कब घोषणा की थी, बजट 2023-24 में। कौन कितनी खोलेगी, तो 1000। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2000, 1000 शहरों में, 1000 गाँव में। अब लेटेस्ट जो इसकी अपडेट है दोस्तों, सबसे पहले अपडेट है कि भले इस योजना का नाम क्या है, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, लेकिन इसका संचालन देख रेख कौन करेगा, देख रेख सब कौन करेगा, तो स्वायत्त शासन विभाग करेगा। ये बहुत अजीब सी बात लग रही है, सुनने में अजीब सी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अभी तक क्या होता था भाई, हम सब जानते, शहरों की योजना स्वायत्त शासन विभाग लागू करता है, गाँव की योजना कौन लागू करता था, ग्रामीण विकास या पंचायत राज विभाग करता था। लेकिन पहली बार मेरे नज़र में, तो मेरी ओपिनियन में, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक गाँव की योजना शहरी लागू कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इंदिरा रसोई योजना जो स्वायत्त शासन विभाग ने काफ़ी अच्छे से लागू करी, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट पहले से इसको बढ़िया से लागू कर रहा है वही इसको और लागू करे। तो मान लो जिस नगर पालिका क्षेत्र का कोई ईओ है, उसके आसपास कोई कस्बे में लागू होनी है, तो वो ईओ उसकी देखरेख करेगा। इस प्रकार से हर नगर पालिका के जो पास के कस्बे थे वहाँ पर इसको बांट दिया, उनको ईओ को यह काम दिया गया कि तुम अपने एरिया में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण को लागू करो। तो यहाँ तक बात ठीक है। अब जो लेटेस्ट डिसाइड किया गया है वो है कि है ना 5000 से अधिक जनसंख्या वाले, कितने, 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जनसंख्या वाले कस्बों में ये ग्रामीण योजना लागू की जाएगी। ऐसे हर किसी में नहीं, 5000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बे जो नगर पालिका नहीं है, ऐसे कस्बों में लागू की जाएगी। उस कस्बे के आसपास जो नगर पालिका क्षेत्र होगी वहाँ का ईओ उसको मतलब संचालन करेगा। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और कितना होगा इसमें, 5 लाख रुपए शुरू में है ना वन टाइम दिया जाएगा। बस शुरुआत में रसोई खोलनी है तो बिल्डिंग चाहिए, किराए से भी लेनी पड़ सकती है। बैठने के लिए क्या क्या चाहिए, टेबल वगैरह, फर्नीचर वगैरह चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, सब सिस्टम चाहिए। खाना बनाने के लिए रसोई में क्या चाहिए, वार्मर चाहिए, किचन चाहिए, सब पूरा सिस्टम चाहिए। तो शुरुआत में कितना, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे वन टाइम। फिर 5 लाख रुपए कब दिए जाएंगे, आवर्ती दिए जाएंगे, हर साल दिए जाएंगे। भाई एक बार रसोई बन गई, अब हर साल उसमें हर महीने बिजली का बिल आएगा, हर महीने उसमें टेलीफोन का बिल आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, और भी डे टू डे खर्चा होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका खर्चा, तो 5 लाख रुपए हर साल गवर्नमेंट इसको देगी। ये पूरी कहानी थी इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये बिल्कुल सही बात थी। बजट घोषणा 2023 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार की गई है, बिल्कुल सही है। कितनी की जाएगी, 1000 की जाएगी। और कौन से शहरों में, कस्बों में, 5000 से अधिक आबादी वाले। ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 नहीं दोस्तों, 1000। टोटल कितनी हो जाएगी, 1000 तो रूरल में, 1000 अर्बन में खुली जा चुकी है। टोटल कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। कौन सा सही है बताओ? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, थर्ड गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। पीएमआई के 4 हेडों में, पीएमआई की बेसिकली 4 नहीं होते दोस्तों, आप सबको पता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके टोटल 5 वर्टिकल हैं। कितने, 5 वर्टिकल है। जिसमें लेटेस्ट कौन सा था, 5वां सबसे लेटेस्ट था ARSC, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जब 2020 में कोरोना की महामारी लगी थी, महामारी के बाद जो मजदूर भाग के गाँव में गए थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पैसा किराया देने का नहीं था, तो सरकार ने सोचा कि उनको वहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ सस्ते दाम पर किराए पर घर मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए,
ऐसा काम करें, उसी को क्या कहा गया बेसिकली ARC अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। एक कई सारा घटक था, BLC था, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक बेनिफिशियरी को 1.5 लाख रुपए दे देते हैं, अपना घर बनाओ मस्त रहो। एक होता है CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसमें क्या होता है ये मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्या होता था अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप HP, और एक कौन सा था, एक था इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। टोटल 5 कंपोनेंट सब कंपोनेंट थे, ARSC BLC CLSS HP और ISR। तो इसमें से कौन सा CLSS का क्या अर्थ है, अब CLSS का मैं बता रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के कई सारे कंपोनेंट हैं। इसमें ये जानना चाह रहा है CLSS के बारे में। CLSS की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। कुछ भी नहीं दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि अगर आप घर बनाने के लिए, होम या हाउस बनाने के लिए लोन ले रहे हो, तो लोन पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगी, कुछ छूट देगी, बस इतनी सी बात है। अगर सपोज करो आपने गवर्नमेंट लोन लिया, आपने 20 लाख का लोन घर बना रहे हो, उस पर बैंक का लोन है 10%, तो गवर्नमेंट कह देगी भाई हम 6.5% हम देंगे इंटरेस्ट सब्सिडी। एक मतलब समझते होंगे ना आप, इंटरेस्ट सबवेंशन। ये इकोनॉमिक्स में बहुत सामान्य है, कई जगह मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड में मिलता होगा, कई गाँव के भाई बंधु ने कैसे से जमा करते हैं, टाइम पर जमा कर दो, टाइम पर नहीं कर तो 7% लगता है, टाइम पर जमा कर दो तो 3% वापस खाते में जमा हो जाता है, 3% गवर्नमेंट देती है, तो 4% पे लोन मिलता है। ऐसे क्या हो दोस्तों, इंटरेस्ट सबवेंशन सीधा सा मतलब है जैसे बैंक से ए व्यक्ति को कितना 10% ब्याज पे लोन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कह देगी, गवर्नमेंट कह देगी भाई 4% हम देंगे, मतलब अब इस ए को कितना देना पड़ेगा, इस ए को 6% देना पड़ेगा, तो ये 4% क्या कहलाता है, इंटरेस्ट सबवेंशन कहलाता है। तो इस CLSS स्कीम के तहत क्या होता है, गवर्नमेंट लोन देती है। इसमें गवर्नमेंट ने कई सारी कैटेगरी बांट रखी है। ये तो आप सब मानते होंगे ना भाई, गरीब आदमी को ज़्यादा लाभ जाना चाहिए गवर्नमेंट योजना का, अमीर आदमी को कम। तो इसमें CLSS में क्या होगा, कई सारी कैटेगरी बांट रखी है। एक तो होती है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर। किसको माना गया, जिसको आय 0 से 3 लाख तक, 3 लाख तक की आय वालों को EWS माना गया। EWS जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी लिमिट अलग है, वहाँ 8 लाख की लिमिट है। ये EWS कहाँ किसके लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना के CLSS घटक के लिए है। एक होता है LIG लोअर इनकम ग्रुप, कितना 3 से 6 लाख लोअर इनकम ग्रुप। एक होता है MIG 1 मिडल इनकम ग्रुप 1, ये कितना होता है 6 से 12 लाख होता है। एक होता है MIG 2, MIG 2 में कितना होता है दोस्तों 12 से 18 लाख। ये क्या है, ये सब आई है, ये सब आई है, इतनी आय वालों को ये कहा। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है ब्याज सब्सिडी मिलती है। जैसे मान लो EWS ने कोई घर बनाने के लिए लोन लिया 3 लाख तक की आय वाले ने, तो 6.5% गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्याज में छूट देगी। 10% पे लोन लेगा तो 6.5% तो गवर्नमेंट देगी, बाकी 3.5% खुद देगा। यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे 6.5% ही देगा LIG में, या MIG में 4%, और ये MIG 2 में 3%, 3 नहीं 3.5% होगा दोस्तों, नहीं सॉरी ये 3% ही है, 6.5%, 6.5%, 4%, 3% बताया ना मैंने। MIG 2 की इनकम कितनी है 12 से 18 लाख, पैसे वाला है तो इसको कम छूट मिलेगी, तो 3% मिलेगी। EWS 3 लाख तक 6.5% छूट मिलेगी। तो ये होता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसमें सही क्या होगा, CLS का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अटल मिशन अमृत के बारे में बात कर रहे हैं। अमृत जो 2.2 अमृत फेज 2 जो बेसिकली कब लागू हुई थी, 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुई थी। शुरुआत में अमृत आप सब लोगों को पता है 25 जून 2015 से अमृत का फेज 1 लागू हुआ था, जिसमें 500 जो 1 लाख से ज़्यादा वाले शहरों को डेवलपमेंट करना था। उसमें सीवरेज लाइन का, वाटर ड्रिंकिंग वाटर का, ग्रीन स्पेस का, ड्रेनेज सिस्टम का, ये सब काम करने थे, ट्रांसपोर्ट का। तो ये इसमें फेज 2 के बारे में बात कर रहा है। तो 12 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडल ने इसकी परमिशन दी, बिल्कुल सही बात है। 12 अक्टूबर को इसने क्या किया, मंत्रिमंडल इसकी परमिशन दे दी। कब तक ये योजना चलेगी, ये योजना चलेगी दोस्तों 2025-26 तक लागू रहेगी। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेत ये 2.77 को पुरानी बात है, जब शुरुआत में स्कीम आई थी। वर्तमान में ये इतना का, इसको बाद में अपडेट कर दिया था, 2.99 लाख करोड़ है। कितना है, 2.99 लाख करोड़ अमृत 2.0 का आउटले है। इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अमृत को जून 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है, कब लॉन्च किया गया था? 25 जून 2015 को। इस मिशन में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, सीवर लाइन, सेप्टेज, ड्रेनेज, ये सब मैंने बता दिया था आपको, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 इसमें से सही नहीं पूछ रहा है, तो सही तो क्या दोस्तों, ये केवल डी आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं है, बाकी सब सही है इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है, उसका सेक्शन 190 है। एक सेक्शन 190 क्या कहता है? सेक्शन ये 190 कहता है, जैसे रोड है, रोड के बीच में तो क्या होता है? डिवाइडर होता है, ठीक है, जिस पर आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, रोड पे पैदल चलने के लिए क्या होते हैं? दोनों तरफ फुटपाथ होते हैं, होते नहीं होते? पैदल चलने वाले के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ होते हैं। तो ये जो 190 ये कहता है सेक्शन कि भाई ये फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1.1 मीटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल शॉर्ट सकड़ा हो तो उसमें आदमी चल ही नहीं पाएंगे ना। तो इस एक्ट के तहत ये लिमिट न्यूनतम 1.5 मीटर की रखी गई है। भाई न्यूनतम चौड़ाई इसकी फुटपाथ की 1.5 मीटर होनी चाहिए। और ये डिसाइड कौन करेगा कितनी होगी? 1.5 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। पर तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये नगर पालिका में एक कमेटी होती है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ाया होगा, बिल्डिंग निर्माण, भवन अनुमति और निर्माण समिति होती है। भवन निर्माण और भवन अनुमति एंड निर्माण समिति होती है दोस्तों, एंड निर्माण समिति होती है। यह समिति डिसाइड करती है कि इसकी फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होगी, लेकिन न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम तो 1.5 मीटर तो होगी ही होगी। डे एनुलम योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है? मैंने 1 लाख बार बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी कमेटियां बनी हुई है ना, इसको डे एनुलम के लिए बनी है DLEC। ये डे एनुलम स्कीम को लागू करने के लिए सबसे पहले तो देखो राज्य के स्तर पर क्या हो गया, राज्य के स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल बनी हुई है, जो सबसे टॉप बॉडी है, सबसे ज़्यादा निर्णय ये लेगी, सर्वोच्च निर्णय ये लेगी। ये कौन होते हैं? मंत्री होते हैं स्वायत्त शासन विभाग के। कौन है? शांति धारीवाल जी। फिर इस गवर्निंग काउंसिल के अलावा एक होती है स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके होते हैं सेक्रेटरी। कौन? LHG के सेक्रेटरी होते हैं, जोगाराम जहांगीर जी है, LHG डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। ये गवर्निंग काउंसिल डिसीजन लेगी, SLEC इसको पूरे रास्ता में लागू करेगी। अब जिले में आओ, जिले में लागू करने में आने के बाद क्या होता है? आप लोग जानते हो जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कौन होता है? DLEC बनी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका जो जिला लेवल का नगर निकाय है, जैसे मान लो मैं बात करूँ टोंक जिले की, तो टोंक जिले का जो जिला की निकाय कौन होगी? टोंक नगर परिषद होगी। इसका सेक्रेटरी, इसका आयुक्त, टोंक नगर परिषद का आयुक्त क्या होगा? आयुक्त इसका सेक्रेटरी होता है, मेंबर सेक्रेटरी। सारी फाइल वगैरह वो मेंटेनेंस करता है। कलेक्टर साहब तो अध्यक्ष होते हैं, भाई उस दिन मीटिंग में डिसीजन लेंगे, बाकी फाइल वाइल सब ये जो जिला लेवल की नगर पालिका या नगर निकाय है, उसका जो कमिश्नर होता है वो उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसमें सारे EO मेंबर होते हैं, सारे EO मेंबर होते हैं। पूरे नगर जिले के जितने भी नगर पालिकाएं होती है ना, उन सबके EO मेंबर होते हैं। इसमें है ना बैंक के भी प्रतिनिधि होते हैं, लीड बैंक मैनेजर वगैरह होते हैं। आप सब लोगों को पता है इसे। ये डे एनुलम के तहत कई जगह लोन देने की बारी आती है, तो लोन तो बैंक ही देगा, तो बैंकों का ही प्रतिनिधि होता है। जिला लेवल पर होता है लीड बैंक मैनेजर, ये भी इसका मेंबर होता है। और भी 1-2 लोग होते हैं, पर मोटा मोटी इस DLEC में यही लोग मेंबर होते हैं। तो हम इसका आंसर आराम से लगा देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के। जिला स्तर पर अधिकांश कमेटियों के अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। अब हम चलेंगे दोस्तों नगर पालिका बजट प्राक्कलन में निम्न में से, ये तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है भाई, नगर पालिका को कोई भी चीज़ खर्च करनी है, मतलब अगले साल कोई भी चीज़ खर्च करनी है तो बजट बनाना पड़ेगा। बजट में क्या होती है? एक तो इनकम होती है, भाई आय कहाँ से आएगी। एक व्यय होता है, एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, तो एक्सपेंडिचर बना के खर्च कर सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो ये बजट बनाने के, अगर मतलब बजट में रखना है तो गवर्नमेंट की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। सपोज करो नगर पालिका कोई कार खरीदना चाहती है, वाहन, तो ऐसा नहीं पहले अपनी मर्जी में बजट में प्रावधान करके कार खरीद लेनी। पहले स्वायत्त शासन विभाग को फाइल भेजनी पड़ेगी कि भाई हमारी नगर पालिका में ये जनसंख्या है, ये स्थिति है, हमको इसके प्रशासन के लिए कार की आवश्यकता है। अब राज्य सरकार मंजूरी दोगी तो फिर आप बजट में प्रावधान करके खरीद सकते हो। ऐसा ही कोई मान लो कोई संपत्ति खरीदनी है, परमानेंट एसेट खरीदना है, या फिर कोई प्राइवेट मान लो कोई NGO है, कोई NGO मान लो जैसे कि गौशाला चला रहा है, बड़ा काम कर रहा है, अब नगर पालिका को लगा इसको कुछ अनुदान दे दिया जाए 2 लाख 10 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से दे दिया, नहीं, पहले सरकार से परमिशन लो, फिर उसको बजट में प्रावधान करके फिर दे सकते हो। तो ये 3 चीजें इसमें आ जाएगी दोस्तों। स्थावर संपत्ति जो परमानेंट एसेट होता है ना, प्रॉपर्टी होती है, जैसे जमीन खरीदनी कहीं पे, तो नहीं, पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए।
नए पदों का सृजन, कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से पोस्ट क्रिएट कर ली, पहले राज्य सरकार की परमिशन चाहिए। प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना, ये भी है। नया व्हीकल वगैरह के लिए भी है, कोई भी नया व्हीकल खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए भी पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार के अन्य किसी कारण से निविदा उचित तथा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो तो, अरे सिंपल सी बात है, मतलब मुझे चाहिए क्या? 1 लाख की चीज़ चाहिए, 1 लाख की मुझे कुछ खरीदनी थी, स्टेशनरी, ठीक है। मैंने टेंडर कॉल किया, टेंडर में सपोज करो किसी कारण से 2 ही आदमी आए, 2 ही व्यक्ति आए और उन्होंने भी रेट है ना 1 लाख नहीं 1.25 लाख ऐसा कुछ लगाए। अब ये मेरे को देखे देखे लग रहा है कि मुझे लग रहा था 1 लाख में सामान आ जाना चाहिए स्टेशनरी का, लेकिन इन्होंने तो बोली 1.25 लाख लगाए, तो नहीं जमेगा। तो नगर पालिका क्या कर सकती है? इसको कैंसिल करके रीटेंडर कर सकती। ये सिंपल ये पूछना चाहेगा भाई अगर नहीं जमा तो क्या करोगे? तो रीटेंडर करोगे भाई, और क्या करोगे? तो नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में है। ये मैंने 1000 बार बताया था, 175 का 25 का, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो आप सब लोगों को पता है गाँव में एक योजना चल रही थी नरेगा, सबको पता है नरेगा चलती थी, जिसके तहत क्या था, पूर्व जमाने में 100 दिवस का रोजगार देते थे। राजस्थान में बीच में इसको 125 दिन का कर दिया था, अब इसमें भी कर दिया, ठीक है यहाँ तक। तो इस योजना ने ना कोविड के टाइम पर बहुत मदद करी। कोविड का जब लॉकडाउन वगैरह लग गए थे तो गाँव में क्या हुआ था, इसमें गाँव में है ना सरकार ने नरेगा योजना चालू कर दी थी, तो गाँव के लोगों को गाँव में मजदूरी मिल गई। लेकिन शहरों में क्या होता, शहरों में ऐसी कोई योजना नहीं थी, इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा शहरों से मजदूरों का पलायन भारी मात्रा में गाँव में हुआ था। शहरों में बेचारे मजदूरों के पास रहने खाने का पैसा नहीं बचा, किराया कहाँ से दे खाए क्या, कोई योजना नहीं थी गवर्नमेंट की। तो ऐसी स्थिति में विचार आया कि भाई गाँव में भी क्या होनी चाहिए, शहरों में भी गाँव की स्टाइल में क्या होनी चाहिए, गाँव की तर्ज पर नरेगा चलानी चाहिए। तो ये बात आइडिया आया, बहुत लोगों ने सुझाव दिया, भारत सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली, लेकिन अशोक गहलोत जी की ये बात जम गई, हमारे सीएम साहब की ये बात जम गई, तो उन्होंने बजट 2022-23 में घोषणा कर दी कि क्या होगा, हम शहरों में भी नरेगा चलाएंगे, जिसको क्या नाम दिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत शहरों में जो गरीब व्यक्ति है उनको 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा, 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, जन आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या मिलेगा, जॉब कार्ड मिल जाएगा। और काम करो, काम क्या क्या होंगे, वो सिंपल जो काम होंगे, पर्यावरण संरक्षण का होगा, जल संरक्षण का होगा, होल्डिंग का, अतिक्रमण हटाने का, साफ सफाई का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो भी नगर पालिका के डे टू डे काम है वही काम यहाँ पे होंगे। अब इसमें मेन चीज़ आती है कितना पैसा खर्च कहाँ होता है। तो दोस्तों कोई भी योजना चलती ना, सपोज को 100 रुपये आए तो एक तो खर्च होते किस पे, मजदूरी पर, भाई मजदूरी पर खर्च होगी, एक खर्च होगा सामग्री पर। बस जैसे रोड बनता है तो रोड मान लो 100 रुपये का रोड बना तो कुछ पैसा तो मजदूरी में दिया, कुछ पैसा उसके लिए डामर वगैरह खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में कुछ काम कराना पड़ेगा, तो कुछ पैसा तो मजदूरी पर खर्च होगा, कुछ सामग्री पर खर्च होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट समझ लो, मैंने पहले भी बताया था, बहुत बार बता चुका, जो भी जितनी भी ये ऐसी योजनाएं चलती है ना, ये डेली काम मजदूरी वाली योजना है। इन योजनाओं का उद्देश्य होता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके जेब में किसी प्रकार से कुछ पैसा दे दिया जाए जिससे वो भूखे ना मरे। सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है। इस योजनाओं का उद्देश्य ये नहीं होता कि गांव में कोई संपत्ति बनाए। सपोज करो मनरेगा में, नरेगा में आपने देखा होगा गांव में कच्ची रोड बन जाते हैं, पर ये मुख्य उद्देश्य नहीं है प्राइमरी वर्क। प्राइमरी वर्क क्या है, जो नरेगा में वो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा चलना। सिंपल सीधा खाली दे नहीं सकता, इसलिए गड्ढे खोदो तब देंगे। चाहे तो गवर्नमेंट ऐसे दे सकती बिना काम किए, लेकिन वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, बिना काम के किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी ऐसी योजना है नरेगा जैसी या फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उन योजनाओं में उद्देश्य होता है कि जनता के पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा जाए। ऐसा है ना, मशीनों से काम नहीं हो। नहीं तो समझ करो मान लो 100 रुपये सरकार ने दिया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, अब वहाँ ग्राम या नगर पालिका ने 100 में से 90 रुपये तो क्या किया, बड़े महंगे इंटरलॉकिंग खरीदी और इंटरलॉकिंग लगा दी, और मजदूरों के पास 10 रुपये गया। तो वो तो उद्देश्य नहीं है ना, मजदूरों के खाते में पैसा जमा होना चाहिए, यह उद्देश्य होता है। तो इसमें दोस्तों जितने भी सामान्य प्रकृति के कार्य ना, जितने भी जनरल वर्क, उसमें यही ध्यान दिया गया कि भाई मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मजदूरी भत्ता ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाना चाहिए। तो जो 100 रुपये का 75% मजदूरी पर खर्च होना चाहिए। केवल जो मटेरियल पर केवल 25% खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपने सारे सीमेंट पे इन पे पैसा खर्च कर दिया और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए पैसा ना बचे। इसको रोकने के लिए पहले लिमिट बांध देते हैं कि भाई इतना पैसा आपको मजदूरी पर देना ही देना पड़ेगा, ताकि
मजदूरों को पैसा मिलता रहे। लेकिन कुछ कार्य होते हैं, कुछ विशेष प्रकृति के कार्य होते हैं दोस्तों, जैसे पुताई का काम है, सपोज को सिटी में पुताई करनी है, तो वहाँ तो क्या होगा, वहाँ तो सामग्री खरीदनी पड़ेगी पुताई के लिए। तो कई सारे ऐसे विशेष काम होते हैं जहाँ पर बिना सामग्री के काम नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इसको उल्टा कर सकते हैं, भाई ठीक है, ऐसी स्थिति में सामग्री पर कितना 75% खर्च कर सकता है और मजदूरी पर 25% कर सकता है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है दोस्तों। सामान्य कार्यों के लिए मजदूरी ज़्यादा होगी और जो विशेष कार्यों के लिए मजदूरी कम होगी। यही क्वेश्चन था इसमें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामान्य प्रकृति में मैंने बताया मजदूरी 75%, मटेरियल 25% होगा, कि कार्य की सामग्री और पारिश्रमिक लागत का 75-25 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विशेष प्रकृति के लिए पारिश्रमिक 25 और सामग्री 75 होगा, बिल्कुल सही है। दोनों कथन एकदम सत्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा, इसको आप देख लेना, मैंने जो समझाया ना वैसा उसका हो जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामान्य प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री नहीं है 75% दोस्तों, सामग्री 75% नहीं होगा, सामग्री कितनी होगी 25% होगा, और पारिश्रमिक कितना होगा 75% होगा। तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा सही है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू।